ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद कौन सी तीसरी लेयर आएगी? मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? एक तो स्ट्रेटोस्फेयर के बाद तीसरी लेयर होगी, अगर काउंट करें हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, तो थर्ड लेयर है नीचे से, ठीक है। और दूसरा ये एक्सटेंड करती है अप टू 80 किलोमीटर तक, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है ये, हमने क्या पढ़ा अभी कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो घटता है, स्ट्रेटोस्फेयर में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, लेकिन मीजोस्फेयर में टेम्परेचर फिर से घटना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो? टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग अगेन विद इंक्रीज इन अल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी यहाँ पे टेम्परेचर घटना स्टार्ट हो जाएगा, और कितना, हम -100 तक पहुंच जाता है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम जो इसकी हाइट है इस लेयर की वो कितनी है? 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर जहां पे इसकी मैक्सिमम हाइट है वहां पे टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड के साथ फिर दोबारा टेम्परेचर घटना स्टार्ट हो जाता है। समझ आ गया? नेक्स्ट बोल रहा है मीजोपोज क्या होता है। अब वही बात है, इसका जो ऊपर लेयर है, द अपर लिमिट ऑफ मीजोस्फेयर इज कॉल्ड मीजोस्फेयर, द अपर लिमिट ऑफ मीजोस्फेयर इज कॉल्ड मीजोपोज। सिंपल सी बात, यहाँ पे समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी चौथी लेयर, आइनोस्फेयर। हालांकि ये है थर्मोस्फेयर, ये थर्मोस्फेयर है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखवाया आइनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के अंदर यहाँ पे देखिए डायग्राम में एनसीईआरटी ने थर्मोस्फेयर दिया हुआ है, मैं भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आइनोस्फेयर के बारे में बताया, क्योंकि थर्मोस्फेयर का खुद का कोई वजूद नहीं है अगर उसमें आयंस ना हो। इस लेयर में आयंस मिलते हैं बहुत सारे, वो आयंस जो हैं वो हमारे लिए काफी यूजफुल है, बताने वाला हूँ, इसलिए इसका नाम आइनोस्फेयर रखा गया। थर्मोस्फेयर के अंदर ही ये पाई जाती है। क्या बोलते हैं इसकी, कहां से कहां तक पाई जाती है? 80 to 400 किलोमीटर अबव मीजोस्फेयर, मीजोपोज 80 किलोमीटर पे है, तो उसके बाद 400 किलोमीटर तक हमारी आइनोस्फेयर मिलती है, थर्मोस्फेयर मिलती है। कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं जिनको हम आयंस बोलते हैं, और इसीलिए इसका नाम आइनोस्फेयर पड़ा। समझ आ गया? अभी जो एनसीईआरटी में लिखा वो पढ़ लो, उतना ही समझो, बाकी डिटेल में बाद में बताऊंगा। सब कुछ वैसा समझाता चल रहा हूँ, कुछ अंडरस्टैंड, कुछ ऐसा नहीं कि समझ में ना आए, ठीक है। चलिए आगे। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अब आप कहोगे कि रेडियो वेव्स हमें भेजने की जरूरत ही क्या है? अरे जो हमारे फोन में सिग्नल आता है, जो टीवी में सिग्नल आता है, वो सब रेडियो वेव्स से आते हैं, ये आपको पता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि इस स्टार से सिग्नल भेजा उस स्टार पे जाके पहुंच गया, ऐसा नहीं होता, वो एनवायरमेंट में कहीं लॉस्ट हो जाएगा वो सिग्नल। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि वो सिग्नल जो है आसमान में भेजते हैं, आसमान में भेजेंगे, आसमान में वो आइनोस्फेयर तक पहुंचेगा, आइनोस्फेयर पर, आइनोस्फेयर में वो आयन से टकरा के वो सिग्नल वापस आएगा, दूसरे टावर पकड़ लेगा उसको। ऐसे काम करता है, ये हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गया आपको? एक बार इस पे देख लेते हैं डायग्राम पे क्या कह रहा है ये देखो, यहां से ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे हम खड़े हैं, 13 किलोमीटर बताई थी एवरेज हाइट ट्रोपोस्फेयर की। ये हमारा ट्रोपोपोज आ गया, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? लगभग -60, थोड़ा कम है, 50 और 60 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर 20 से थोड़ा कम है, जहां पे हम खड़े हैं 16 डिग्री है। जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, 13 किलोमीटर पे ट्रोपोपोज आ जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 60 बताया, लेकिन पोल्स पे 45 रहेगा और इक्वेटर पे 80 रहेगा। फिर हम स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाएंगे, वो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा टाइम तक तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ठंडी हवा, उसको गर्म होने में टाइम लगता है। फिर दोबारा टेम्परेचर घटना स्टार्ट हो जाएगा, 50 किलोमीटर तक कहाँ पहुंच जाएगा? लगभग जीरो के आसपास पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। जो पहले -80 था वो जीरो के आसपास पहुंच जाएगा गर्म होकर के। ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आ गया 50 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर पर अगली लेयर हमारी मीजोस्फेयर आ रही है 80 किलोमीटर पे, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ तक? 80 किलोमीटर, 80 -80 तक पहुंच जाएगा, पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लेयर आ रही है थर्मोस्फेयर, इसके अंदर आयनोस्फेयर भी है, क्योंकि जो आयंस हैं वो रेडियो वेव्स को पकड़ते हैं, तो फिर दोबारा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि डायग्राम में शो किया गया है। अगर डायग्राम में शो नहीं होता तो नहीं बताता, फिर मैं जीएस में बताता, लेकिन यहाँ डायग्राम समझने के लिए, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे फिर दोबारा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, कहाँ तक पहुंचता है? 40, -80 से -40 पहुंच जाता है। -80 कम टेम्परेचर, -40 ज्यादा टेम्परेचर, पता होगा आपको। यहाँ पे पहुंचेगा 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर है। इसके बाद फिर हमारा एक्सोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। एक्सोस्फेयर में फिर दोबारा टेम्परेचर घटता ही रहता है, फिर बढ़ता नहीं है, ठीक है। समझ आ गया? चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है। चलिए, लास्ट लेयर हमारी आ गई है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बारे में क्या बोल रहा है ये, कि एक्सोस्फेयर क्या होती है? 5th लेयर है, लास्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर के बाद जो थर्मोस्फेयर 4th लेयर है, 5th लेयर हमारी एक्सोस्फेयर है, लास्ट लेयर है। इसके बारे में हमें बहुत कम पता है, कुछ ज्यादा नहीं पता है हमें।
क्योंकि बहुत ऊंची है, वहां तक स्टडी करना बहुत मुश्किल है। एक और रीजन है, वो भी आने वाला है। हाईएस्ट लेयर है तो पता ही है। वट एवर कंटेंट्स आर देयर, जो भी कंटेंट्स हैं इस लेयर में, गैसेस तो हैं ही, उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, हमें नहीं पता। दीज आर एक्सट्रीमली रेरिफाइड, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेसेस में है। वहां पे गैसेस ऐसे नहीं है जैसे कि मानो जितना ज्यादा गैसेस कम स्पेस में होंगी उतनी उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। जितना वही गैस अगर बहुत ज्यादा स्पेस में होगी तो पूरे रूम में फैल जाएगी। मानो एक गैस जो इस छोटे ढक्कन के अंदर बंद हो सकती है, वही इस पूरे कमरे में फैल जाएगी, लेकिन डेंसिटी क्यों नहीं जाएगी? यहाँ पे इस गैस की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, कमरे में जब फैल जाएगी तो उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो यही कह रहा है यहाँ पे रेरिफाइड है, जो भी कुछ है वो रेरिफाइड है, उनकी डेंसिटी बहुत कम है, तो पता नहीं चल पाता। वहां पे स्टडी करना या उनको देखना या जो भी कुछ मतलब ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। इट जनरली मर्जेस विद आउटर स्पेस। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा है, यहाँ पे आउटर स्पेस शुरू हो गया, नहीं। आउटर स्पेस जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे आउटर स्पेस के साथ मर्ज कर जाता है, मतलब धीरे धीरे खत्म होता है। डेंसिटी धीरे धीरे करके कम होती रहती है, एकदम से खत्म नहीं होता हमारा एटमॉस्फेयर। समझ आ गया? ऑल द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर इंपॉर्टेंट, इम्पैक्ट ऑफ मास। सारी लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबका हम पे इम्पैक्ट है, लेकिन ज्योग्राफर जो है, फर्स्ट टू लेयर्स आर ऑफ मोस्ट कंसर्न फॉर ज्योग्राफर्स। जो पहली जो लेयर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफर्स के लिए। क्यों? क्योंकि पहली लाइन में उसने बोल दिया था, स्टार्टिंग में एनसीईआरटी ने बोल दिया कि जो पहली दो लेयर्स हैं उन्हीं में क्लाइमेट, पहली जो स्टार्टिंग की जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, क्लाइमेट की जो क्लाइमेट रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो पहली लेयर में ही होते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर आपको पता ही ओजोन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ना। तो पहली क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए, अभी जो हमारा डायरेक्ट इंपैक्ट जो डाल रही है, हमें जो दिख रहा है वो सबसे ज्यादा यही दो रीजन डाल रही है, यही दो लेयर्स डाल रही है। बाकी का इंपैक्ट भी है, लेकिन हमें इनका ज्यादा अभी फोकस है अभी हमारा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, कि वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। ये सब जो है वो एलिमेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के या क्लाइमेट के। ये सब इंपैक्ट डालते हैं हमारे क्लाइमेट पे या वेदर पे। इनके बारे में हम चैप्टर 8, 9, 10 और 11 में पढ़ेंगे। तो अभी इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें धीरे धीरे चैप्टर 9, 10 और 11 में पढ़ना है। तो पढ़ेंगे तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे इस पैराग्राफ को बेकार में, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं, लंबी हो गई है थोड़ी सी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये डायग्राम बार बार बना के देखना, एनसीईआरटी में है, नहीं तो ये लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वीडियो बार बार देखनी, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करते हैं, दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।